थार के विशाल रेगिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य, मारवाड़। इस राज्य की राजकुमारी थी मीरा। रेगिस्तान की तपती धूप में निखरी मीरा की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उनकी खूबसूरती से भी ज्यादा चर्चा उनकी तेज बुद्धि और घुड़सवारी में निपुणता की होती थी। रेगिस्तान की लाल बालू पर मीरा का घोड़ा बादल बिजली की तरह दौड़ता था। राजमहल के वैभव के बीच पलने वाली मीरा को ये चमचमाते कमरे और रेशमी वस्त्र रास नहीं आते थे। उन्हें घंटों रेगिस्तान में घुड़दौड़ करना और रेगिस्तान के रहस्यमय सन्नाटे का आनंद लेना ज्यादा पसंद था। मीरा को रेगिस्तान के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। वो अक्सर गांवों में जाती और वहां के लोगों की समस्याओं को सुनती थी। रेगिस्तान के लोग मीरा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। मीरा के पिता महाराजा सूर्यप्रकाश एक दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उनके दरबार में एक व्यक्ति था, वजीर जालिम सिंह, जो बहुत ही लालची और क्रूर था। जालिम सिंह को महाराजा और प्रजा की भलाई से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा राज्य के खजाने को भरने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन जालिम सिंह ने दरबार में महाराजा सूर्यप्रकाश के सामने सुझाव रखा, महाराज, रेगिस्तान में पाए जाने वाले मोरपंख बहुत ही कीमती होते हैं। इनकी विदेशों में बहुत मांग है। अगर हम रेगिस्तान में मोरों का शिकार करवाकर उनके पंख बेचें तो राज्य का खजाना भर जाएगा। महाराजा सूर्यप्रकाश ने जालिम सिंह की बात को गंभीरता से सुना। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। लेकिन मोर उनके प्रिय पक्षी थे। उन्हें रेगिस्तान की रंगत लगते थे। मोरों की खूबसूरत नीली गर्दन और रंग बिरंगे पंख रेगिस्तान की लाल बालू में मानो जीवन भर देते थे। महाराजा ने जालिम सिंह को जवाब दिया, जालिम सिंह, मोर हमारे रेगिस्तान की शान है। उनके पंखों के लिए उनका शिकार करना क्रूरता होगी। हमें राज्य का खजाना भरने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जालिम सिंह को महाराजा का जवाब पसंद नहीं आया। वो गुस्से में दरबार से निकल गया। लेकिन जालिम सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने महाराजा को अकेले में मिलकर उन्हें रेगिस्तान के व्यापारियों की मांग और मोरपंखों की ऊंची कीमत के बारे में बताया। साथ ही उसने महाराजा को यह भी समझाया कि राज्य का खजाना खाली होने से विदेशी शक्तियां हमला कर सकती हैं, जिससे राज्य की प्रजा को खतरा होगा। जालिम सिंह की चालाक बातों में उलझकर महाराजा सूर्यप्रकाश ने आखिरकार रेगिस्तान में मोरों का शिकार करने की अनुमति दे दी। इस आदेश से दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि महाराजा से इस आदेश के बारे में सवाल करे। लेकिन राजमहल के भीतर ही एक विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी। ये चिंगारी थी राजकुमारी मीरा। महाराजा के इस आदेश से मीरा को गहरा धक्का लगा। वो मोरों को सिर्फ खूबसूरत पक्षी ही नहीं, बल्कि रेगिस्तान के पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण मानती थीं। मोरों के शिकार से रेगिस्तान में सांपों का प्रकोप बढ़ सकता था, जो रेगिस्तान के लोगों और उनके पशुओं के लिए खतरनाक साबित होता। मीरा को गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। गुस्सा जालिम सिंह की लालच पर और दुख अपने पिता के फैसले पर। शाम ढलते ही मीरा अपने पिता के कक्ष में गई। महाराजा सूर्यप्रकाश उदास होकर खिड़की से रेगिस्तान के लाल रंग को निहार रहे थे। मीरा ने अपने पिता के पास जाकर धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? महाराजा सूर्यप्रकाश ने बेटी की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। उन्होंने मीरा को पास बुलाकर सारा माजरा बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जालिम सिंह ने उन्हें कैसे डराया था। मीरा ने ध्यान से अपने पिता की बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे ये फैसला गलत लगता है। मोर हमारे रेगिस्तान की रौनक हैं। उनके खूबसूरत पंखों के लालच में उनकी जान लेना क्रूरता है। इससे नुकसान सिर्फ मोरों को ही नहीं होगा, बल्कि पूरे रेगिस्तान के पारिस्थितिक संतुलन को भी बिगाड़ देगा। महाराजा सूर्यप्रकाश ने बेटी की बातें गौर से सुनी। मीरा की बातों में सच्चाई थी। उन्हें एहसास हुआ कि जालिम सिंह के लालच में आकर उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। लेकिन राजा का आदेश वापस लेना आसान नहीं था। इससे उनकी कमजोरी दिखती। मीरा अपने पिता की उलझन को समझ गई। उन्होंने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगी। महाराजा सूर्यप्रकाश को अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मीरा को आशीर्वाद दिया। अगले दिन सुबह होते ही मीरा ने अपने सबसे विश्वासपात्र सैनिक वीर सिंह को बुलाया। वीर सिंह बचपन से ही मीरा के साथ रेगिस्तान में घूमता था। वह मीरा का हर इशारा समझता था।
मीरा ने वीर सिंह को रेगिस्तान के खानाबदोश कबीलों के मुखियाओं से मिलने का आदेश दिया। रेगिस्तान के विशाल रेतीले मैदानों को पार करते हुए वीर सिंह कुछ ही दिनों में खानाबदोश कबीलों के पास पहुंच गया। वहां उसने मीरा का संदेश मुखियाओं को सुनाया। मीरा ने संदेश में रेगिस्तान में हो रहे मोरों के शिकार के बारे में बताया था और खानाबदोश कबीलों से मदद की गुहार लगाई थी। खानाबदोश कबीले भी रेगिस्तान के संरक्षण में विश्वास करते थे। उनके लिए रेगिस्तान सिर्फ रेत का टीला नहीं था, बल्कि उनका घर था। वो रेगिस्तान के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। मीरा का संदेश सुनकर मुखियाओं को भी गुस्सा आया। एक बुजुर्ग मुखिया हकीम खान ने कहा, हम मोरों के शिकार को रोकने में राजकुमारी मीरा की मदद जरूर करेंगे। मोर हमारे रेगिस्तान के रक्षक हैं। उनके खूबसूरत पंख हमें भी मोहित करते हैं। उनकी हत्या बर्बरता के सिवाय कुछ नहीं है। अन्य मुखिया भी हकीम खान की बात से सहमत हुए। उन्होंने मीरा को मदद का भरोसा दिलाया। मीरा की योजना के मुताबिक खानाबदोश कबीलों के युवाओं को मोरों के रहने वाले इलाकों की निगरानी करने का काम सौंपा गया। साथ ही मीरा ने वीर सिंह के नेतृत्व में अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को भी रेगिस्तान में तैनात कर दिया। उनका काम जालिम सिंह के आदमियों को मोरों का शिकार करने से रोकना था। कुछ दिनों बाद जालिम सिंह के आदमी मोरों का शिकार करने के लिए रेगिस्तान में दाखिल हुए। रेगिस्तान की लाल बालू पर उनके घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही उनका रास्ता रुक गया। सामने रेगिस्तान के खानाबदोश कबीलों के युवा खड़े थे। ये युवा भले ही हथियारों में कमजोर थे, लेकिन रेगिस्तान को बचाने का उनका जज्बा बहुत मजबूत था। उन्होंने जालिम सिंह के आदमियों को आगे जाने से रोक दिया। दोनों पक्षों में बहस हुई, फिर हाथापाई भी हुई, लेकिन खानाबदोश कबीलों की संख्या ज्यादा थी। आखिरकार जालिम सिंह के आदमियों को पीछे हटना पड़ा। इस घटना से जालिम सिंह को गुस्सा तो आया, लेकिन वो घबराया भी। उसे अंदाजा हो गया था कि मीरा ने उसके खिलाफ कोई चाल चली है। जालिम सिंह ने महाराजा सूर्यप्रकाश से मुलाकात की और उन्हें बताया कि रेगिस्तान के लुटेरों ने उनके आदमियों को रोक लिया है। महाराजा सूर्यप्रकाश को जालिम सिंह की बातों पर कुछ शक हुआ। उन्होंने मीरा को बुलाया और जालिम सिंह की बात बताई। मीरा ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे जालिम सिंह के लालच ने उन्हें गलत फैसला लेने के लिए मजबूर किया था और कैसे उन्होंने रेगिस्तान को बचाने के लिए खानाबदोश कबीलों से मदद ली थी। महाराजा सूर्यप्रकाश को बेटी की बातों पर यकीन हो गया। उन्हें जालिम सिंह की चालबाजी का भी एहसास हुआ। उन्होंने जालिम सिंह को फटकार लगाई और मोरों के शिकार का आदेश वापस ले लिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के खजाने को भरने के लिए नए और ईमानदार तरीके अपनाने का फैसला किया। जालिम सिंह को दरबार से निकाल दिया गया। उसकी सारी साजिशें नाकाम हो गईं। रेगिस्तान में फिर से शांति स्थापित हो गई। मीरा और खानाबदोश कबीलों के युवाओं ने मिलकर मोरों के रहने वाले इलाकों की निगरानी जारी रखी। रेगिस्तान की हवा में एक बार फिर से मोरों की मीठी आवाज गूंजने लगी। इस घटना के बाद मीरा की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। उन्हें रेगिस्तान की रानी कहा जाने लगा। मीरा ने रेगिस्तान के संरक्षण के लिए कई और कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने रेगिस्तान में पेड़ लगाने का अभियान चलाया और रेगिस्तान के लोगों को रेगिस्तान के पारिस्थितिक संतुलन के महत्व के बारे में बताया। कुछ सालों बाद एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरेंद्र सिंह मारवाड़ की यात्रा पर आए। वीरेंद्र सिंह भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें रेगिस्तान की खूबसूरती देखकर बहुत खुशी हुई। मीरा से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने घंटों तक रेगिस्तान और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बातें की। मीरा की बुद्धिमत्ता और साहस से वीरेंद्र सिंह बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद वीरेंद्र सिंह को अपने राज्य लौटना पड़ा। जाते समय उन्होंने मीरा से वादा किया कि वे जल्द ही वापस आएंगे। मीरा को भी वीरेंद्र सिंह से मिलना अच्छा लगा था। उनके मन में भी वीरेंद्र सिंह के लिए सम्मान और स्नेह पैदा हो गया था। कुछ महीने बीत गए। वीरेंद्र सिंह मारवाड़ वापस आए। इस बार वे मीरा को विवाह का प्रस्ताव देने आए थे। मीरा जानती थी कि विवाह के बाद उन्हें वीरेंद्र सिंह के राज्य जाना पड़ेगा। उन्हें अपने पिता और रेगिस्तान को छोड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वीरेंद्र सिंह के साथ रहने का ख्याल भी सुखद था। आखिरकार उन्होंने वीरेंद्र सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मीरा और वीरेंद्र सिंह का विवाह धूमधाम से हुआ। शादी के बाद मीरा को वीरेंद्र सिंह के राज्य जाना पड़ा। वहां भी मीरा ने रेगिस्तान के संरक्षण के लिए अपना काम जारी रखा।
उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर वीरेंद्र सिंह के राज्य में भी पेड़ लगाने का अभियान चलाया और रेगिस्तान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई। कुछ सालों बाद मीरा को एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम जयंत रखा। जयंत को बचपन से ही रेगिस्तान से प्यार था। मीरा और वीरेंद्र सिंह दोनों ही उसे रेगिस्तान के महत्व और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सिखाते थे। एक दिन मीरा को खबर मिली कि एक विदेशी व्यापारी मारवाड़ के रेगिस्तान में दुर्लभ रेत के टीलों का खनन करना चाहता है। ये रेत के टीले रेगिस्तान के प्राकृतिक थे। इनके खनन से रेगिस्तान में तूफान आने का खतरा बढ़ जाता था। ये सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पिता महाराजा सूर्यप्रकाश को पत्र लिखा और उन्हें विदेशी व्यापारी से सावधान रहने की चेतावनी दी। मारवाड़ में भी विदेशी व्यापारी की खबर फैल चुकी थी। रेगिस्तान के लोग और खानाबदोश कबीले भी रेगिस्तान को बचाने के लिए तैयार थे। मीरा ने तुरंत वीरेंद्र सिंह से बात की। दोनों ने फैसला किया कि वो मारवाड़ और वीरेंद्र सिंह के राज्य के राजदूतों को साथ लेकर महाराजा सूर्यप्रकाश से मिलेंगे और उन्हें विदेशी व्यापारी के खतरे के बारे में बताएंगे। उधर विदेशी व्यापारी मिस्टर व्हाइट मारवाड़ पहुंच चुका था। उसने महाराजा सूर्यप्रकाश को रेत के टीलों के खनन से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में बताया। राणा सिंह, जो जालिम सिंह का भाई था, भी मिस्टर व्हाइट का समर्थन कर रहा था। महाराजा सूर्यप्रकाश एक अच्छे शासक थे, लेकिन उनकी उम्र अब ढल चुकी थी। राणा सिंह के लगातार दबाव और मिस्टर व्हाइट के लालच में वो लगभग रेत के टीलों के खनन की इजाजत दे ही देते थे। तभी मीरा, वीरेंद्र सिंह और राजदूतों का संयुक्त दल महाराज के दरबार में पहुंच गया। मीरा ने अपने पिता को विदेशी व्यापारी के असली मकसद के बारे में बताया और रेत के टीलों के महत्व को समझाया। वीरेंद्र सिंह और राजदूतों ने भी मीरा की बातों का समर्थन किया। महाराजा सूर्यप्रकाश को अपनी बेटी और दूतों की बातों पर यकीन हो गया। उन्होंने राणा सिंह को फटकार लगाई और मिस्टर व्हाइट को रेत के टीलों के खनन की इजाजत देने से इनकार कर दिया। मिस्टर व्हाइट गुस्से में महल से चला गया। राणा सिंह भी मंसूबों में नाकामयाब होकर महल से निकल गया। कुछ दिनों बाद मीरा अपने बेटे जयंत के साथ मारवाड़ आए। जयंत को अपने नाना से मिलने की बहुत खुशी थी। महाराजा सूर्यप्रकाश भी अपने नाती को देखकर बहुत खुश हुए। मीरा ने अपने पिता को बताया कि वीरेंद्र सिंह और उनके राज्य के लोग भी रेगिस्तान के संरक्षण के लिए मारवाड़ का साथ देंगे। रेगिस्तान के संरक्षण के लिए मारवाड़ और वीरेंद्र सिंह के राज्य के बीच मजबूत एकजुटता बन गई। विदेशी व्यापारी मिस्टर व्हाइट को अपनी हार का अंदाजा हो गया। वो दोबारा रेगिस्तान के खजाने को लूटने की कोशिश नहीं कर पाया। कुछ सालों बाद महाराजा सूर्यप्रकाश का देहांत हो गया। मारवाड़ की राजगद्दी मीरा को सौंपी गई। रानी मीरा एक कुशल शासिका साबित हुई। उन्होंने अपने पिता के बताए गए रास्ते पर चलते हुए प्रजा का हित किया। रेगिस्तान के संरक्षण के साथ साथ उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी विकास किया। उन्होंने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए। रानी मीरा और राजा वीरेंद्र सिंह के शासनकाल में दोनों ही राज्य खुशहाली के शिखर पर पहुंच गए। उनकी दूरदृष्टि और प्रकृति के प्रति समर्पण ने रेगिस्तान को बचा लिया और वहां के लोगों का जीवन बेहतर बना दिया। रानी मीरा की कहानी दूर दूर तक फैली। उन्हें रेगिस्तान की रानी के नाम से जाना जाता रहा। वो प्रकृति प्रेम, साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रतीक बन गई। उनकी कहानी आज भी रेगिस्तान में गाई जाती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के संरक्षण और एकजुटता का पाठ पढ़ाती है।